नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सुबह का समय था। शहर की सड़कें धीरे धीरे लोगों की आवाजाही से भरने लगी थी। कोई ऑफिस जाने की जल्दी में था, कोई दुकान खोल रहा था और कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। उन्हीं भागती दौड़ती सड़कों के किनारे एक 20-22 साल की लड़की बैठी थी। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और चेहरे पर गरीबी की लकीरें साफ दिखाई देती थी। उसका नाम था रिया। रिया इस रंग बिरंगी भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। कोई रिश्तेदार उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कई दिनों तक उसने छोटे मोटे काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे ठुकरा दिया गया। आखिरकार भूख से मजबूर होकर उसे सड़क पर भीख मांगनी पड़ी। लेकिन रिया बाकी लोगों जैसी नहीं थी। वह अक्सर कहती थी, भगवान ने मुझे कम दिया है, लेकिन किसी की मदद करने से कभी नहीं रोका। जो भी उसे 2-4 रुपये दे देता, वह उन्हें अपने लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए बचा कर रखती। उस दिन दोपहर के समय तेज धूप पड़ रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने रास्ते जा रहे थे। तभी रिया की नज़र सड़क के दूसरी ओर बैठी एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। महिला कई घंटों से वहीं बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। रिया तुरंत उठी और उसके पास पहुंच गई। कहा, माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक हैं? बूढ़ी महिला ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, अब तो चलने की भी ताकत नहीं बची। रिया ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें पूरे दिन की कमाई के सिर्फ 150 रुपये थे। वह कुछ पल चुप रही। उसे भी सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला था, लेकिन अगले ही पल उसने बिना कुछ सोचे सामने वाले ठेले से गरम खाना खरीदा और बूढ़ी महिला के सामने रख दिया। लीजिए माँ जी, पहले खाना खा लीजिए। महिला की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटी, तू खुद भी तो गरीब है। रिया मुस्कुराकर बोली, गरीब मैं पैसों से हूँ माँ जी, दिल से नहीं। बूढ़ी महिला ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान तुझे इतनी खुशियाँ देगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। रिया बस मुस्कुरा दी। उसे नहीं पता था कि सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक काली लग्जरी कार से कोई यह सब देख रहा था। कार के अंदर बैठा था शहर के सबसे बड़े उद्योगपति का इकलौता बेटा आर्यन मल्होत्रा। वह किसी मीटिंग के लिए जा रहा था। ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी नज़र रिया पर पड़ी थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि एक भिखारिन अपनी पूरी कमाई किसी और पर खर्च कर रही है। आर्यन हैरान रह गया। उसने अपने ड्राइवर से पूछा, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? ड्राइवर बोला, जी सर, इसे रोज यही देखता हूँ। भीख मांगती है, लेकिन अजीब लड़की है। जितना मिलता है उसका कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में खर्च कर देती है। आर्यन कुछ देर तक चुप रहा। सिग्नल हरा हुआ और कार आगे बढ़ गई, लेकिन रिया का मुस्कुराता चेहरा उसके मन में रह गया। उधर रिया फिर अपनी जगह आकर बैठ गई। शाम होने लगी। तभी अचानक एक 5-6 साल का छोटा बच्चा रोता हुआ सड़क के बीच पहुंच गया। चारों तरफ तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ रही थी। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। रिया बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ी। उसने बच्चे को गोद में उठाया और सुरक्षित किनारे ले आई। बच्चा लगातार रो रहा था, मम्मी मम्मी। रिया उसे प्यार से चुप कराने लगी। करीब 10 मिनट बाद एक घबराई हुई महिला दौड़ती हुई वहां पहुंची। मेरा बेटा, मेरा बेटा। महिला ने बच्चे को सीने से लगा लिया। बेटी, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। रिया मुस्कुराकर बोली, बस आगे से इसका हाथ कभी मत छोड़िएगा। महिला ने इनाम के तौर पर 5,000 रुपये निकालकर उसकी ओर बढ़ाए। रिया ने हाथ जोड़ लिए। नहीं बहन जी, मैंने इंसानियत निभाई है, सौदा नहीं किया। यह दृश्य भी दूर खड़ा आर्यन देख रहा था। अब उसके मन में एक ही सवाल था, क्या इस दुनिया में सचमुच इतनी अच्छी इंसान भी हो सकती है जो खुद भूखी रहकर भी दूसरों का दर्द अपना ले? उसे महसूस होने लगा कि रिया बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। उसे यह नहीं पता था कि आज जो सम्मान उसके दिल में जन्मा है, वही आने वाले दिनों में एक गहरे और सच्चे प्रेम में बदलने वाला है। अगले दिन सुबह आर्यन जानबूझकर उसी रास्ते से निकला।
उसके मन में एक ही सवाल था, क्या रिया सचमुच ऐसी ही है या कल जो उसने देखा वह सिर्फ एक संयोग था। उसकी कार थोड़ी दूर जाकर रुक गई। आर्यन कार से बाहर नहीं उतरा। वह चुपचाप रिया को देखने लगा। रिया हमेशा की तरह सड़क के किनारे बैठी थी। जो भी उसे कुछ पैसे दे देता वह हाथ जोड़कर धन्यवाद कहती, लेकिन उसकी नज़र हर आने जाने वाले जरूरतमंद पर भी रहती। कुछ देर बाद एक रिक्शा वाला अपनी बीमार पत्नी को लेकर अस्पताल की ओर जा रहा था। अचानक रिक्शे का पहिया गड्ढे में फंस गया। पत्नी दर्द से कराहने लगी। लोग देखते रह गए, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। रिया तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गई। उसने पूरी ताकत लगाकर रिक्शा बाहर निकाला, फिर पास के लोगों से मदद मांगी। 2-3 लोग भी आगे आए। रिक्शा फिर से चल पड़ा। रिक्शा वाले ने जेब से 50 रुपये निकालकर रिया को देने चाहे। रिया मुस्कुराई और कहा, भैया इन पैसों से भाभी के लिए दवा ले लेना, मुझे दुआ दे दो, वही काफ़ी है। रिक्शा वाले की आंखें भर आई। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे बेटी। यह सब देखकर आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ लोग सचमुच बिना किसी स्वार्थ के जीते हैं। उस दिन शाम को तेज बारिश शुरू हो गई। लोग छतों और दुकानों के नीचे खड़े हो गए। रिया भी एक बंद दुकान के शटर के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र एक छोटे से पिल्ले पर पड़ी। वह बारिश में भीग रहा था और ठंड से कांप रहा था। रिया ने बिना सोचे समझे अपना पुराना दुपट्टा उतारा और पिल्ले को उसमें लपेट लिया। फिर पास की दुकान से 5 रुपये का बिस्किट खरीदकर उसे खिलाने लगी। उसी समय आर्यन छाता लेकर उसके सामने आ गया। रिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम हर बार दूसरों के लिए ही क्यों सोचती हो? आर्यन ने पूछा। रिया हल्के से मुस्काई। क्योंकि जब मैं रोती थी तब मुझे समझ में आया था कि दर्द कितना बड़ा होता है, इसलिए कोशिश करती हूँ कि किसी और की आंखों में आंसू कम हो जाएं। आर्यन कुछ पल तक उसे देखता रहा। इतने सादे शब्द, लेकिन उनमें पूरी जिंदगी की सच्चाई छुपी हुई थी। उसने पूछा, तुम्हारा कोई अपना नहीं है क्या? रिया ने आसमान की तरफ देखा। ऊपर वाला है और नीचे उसकी बनाई हुई रंग बिरंगी दुनिया, बस यही मेरा परिवार है। आर्यन का दिल भर आया। उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर रिया की ओर बढ़ाए। रिया ने विनम्रता से हाथ पीछे कर लिए। अगर भीख देनी है तो जब मैं वहीं बैठूं तभी दे दीजिएगा, लेकिन अगर तरस खाकर दे रहे हैं तो मत दीजिएगा। मुझे अपने हालात पर शर्म नहीं है। आर्यन पहली बार किसी ऐसी लड़की से मिला था जिसने उसकी दौलत नहीं बल्कि उसकी नीयत को महत्व दिया। वह मुस्कुराया और पैसे वापस रख लिए। ठीक है, आज से मैं तुम्हें तरस नहीं सम्मान दूंगा। रिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे सामने खड़ा इंसान बाकी अमीर लोगों जैसा नहीं है। दोनों कुछ देर तक बारिश को देखते रहे। फिर आर्यन बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठ गया। कार आगे बढ़ गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसे एहसास हो चुका था कि वह रिया से सिर्फ प्रभावित नहीं है, बल्कि उसके दिल में रिया के लिए प्यार जन्म ले चुका था। लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके घर वाले कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। उधर रिया को अभी तक यह भी नहीं मालूम था कि जो युवक उससे मिला था वह शहर के सबसे बड़े उद्योगपति का इकलौता बेटा है। उसे तो बस इतना लगा कि पहली बार किसी ने उसे उसकी गरीबी से नहीं, उसके इंसान होने से पहचाना है। बारिश वाली उस मुलाकात के बाद आर्यन का हर दिन बदल गया था। अब वह किसी न किसी बहाने उसी सड़क से गुजरता। कभी रिया के लिए चाय ले आता तो कभी उसके साथ कुछ देर बैठकर बातें करता, लेकिन उसने आज तक अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। एक दिन रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप रोज मुझसे मिलने क्यों आते हैं? आर्यन ने हंसते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ मुझे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिलता है। रिया ने सिर झुका लिया। मुझ जैसी गरीब लड़की की तारीफ मत कीजिए, लोग सुनेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती रिया, पहचान उसके कर्म होते हैं और तुम्हारे कर्म बहुत बड़े हैं। रिया पहली बार खुलकर हंसी और मुस्कुराई।
उस दिन दोनों ने घंटों बातें की। रिया ने अपने बचपन की कहानी सुनाई कि कैसे माता पिता के जाने के बाद उसने अकेले जिंदगी काटी, कितनी बार भूखी सोई, कितनी बार लोगों ने उसका अपमान किया। यह सब सुनकर आर्यन की आंखें नम हो गई। उसी पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया, मैं रिया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद आर्यन ने कहा, रिया, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो मना तो नहीं करोगी? रिया मुस्कुराई। पूछिए। आर्यन ने गहरी सांस ली। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया के हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट गया। वह कुछ पल तक आर्यन को देखती रह गई। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ रिया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं सड़क पर भीख मांगती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं। लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं और आप शादी की बात कर रहे हैं? आर्यन ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी गरीबी नहीं देखी, मैंने तुम्हारा दिल देखा है। रिया चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, अगर आपके परिवार वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो? आर्यन ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं उन्हें मना लूँगा। अगले ही दिन आर्यन अपने घर पहुंचा। उसका विशाल बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे थे। ड्राइंग रूम में उसके पिता, बड़े उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा और माँ सविता मल्होत्रा दोनों बैठे थे। आर्यन उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। मम्मी, पापा, मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। विक्रम मल्होत्रा मुस्कुराए। कहो बेटा। आर्यन ने बिना झिझक के कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ। दोनों खुश हो गए। सविता जी बोली, बहुत अच्छी बात है बेटा, हम भी तो यही चाहते थे। कौन है वो खुशनसीब लड़की? आर्यन ने दृढ़ आवाज में कहा, उसका नाम रिया है माँ। क्या करती है? कुछ पल की चुप्पी के बाद आर्यन बोला, वह सड़क पर भीख मांगती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल विक्रम मल्होत्रा गुस्से से खड़े हो गए। क्या क्या कहा तुमने? मैं उसी लड़की से शादी करूंगा पापा। विक्रम ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। एक भिखारिन और इस घर की बहू? इस घर की बहू बनेगी? कभी नहीं। सविता जी भी नाराज हो गई। इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं और तुम्हें एक सड़क पर रहने वाली लड़की पसंद आई? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, वो गरीब है लेकिन सबसे अच्छी इंसान है। विक्रम मल्होत्रा चिल्लाए, बस, अगर तुमने उससे शादी की तो आज के बाद इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आर्यन की आंखों में दर्द था लेकिन मन में दृढ़ संकल्प था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे अपने परिवार और प्यार में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं रिया को ही चुनूंगा, क्योंकि वह कोई साधारण नहीं, असाधारण लड़की है। भले ही वह आज भीख मांग रही है लेकिन उसका दिल समंदर से भी ज़्यादा बड़ा है। ऐसा सोचकर वह वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया। अगले दिन एक छोटे से मंदिर में आर्यन और रिया ने भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली। जब दोनों आशीर्वाद लेने मल्होत्रा हाउस पहुँचे तो विक्रम मल्होत्रा ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, आज से तुम दोनों के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। सविता ने भी मुंह फेर लिया। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा शायद उसकी वजह से आर्यन ने सब कुछ खो दिया, लेकिन तभी आर्यन ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, जिसके साथ तुम हो रिया, उसने कुछ नहीं खोया, उसने अपनी पूरी दुनिया पा ली है। दोनों बिना पीछे देखे उस आलीशान बंगले से बाहर निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि अब उनके सामने संघर्षों का ऐसा सफ़र शुरू होने वाला है जो उनकी हर परीक्षा लेने वाला था। मल्होत्रा हाउस का विशाल दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो चुका था। रिया ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह धीमी आवाज़ में बोली, आर्यन, मेरी वजह से आपने अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ खो दिया। अगर आप चाहें तो अभी भी वापस जा सकते हैं। मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। आर्यन मुस्कुराया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रिया, घर ईंटों से नहीं अपनों से बनता है। जहाँ तुम हो वही मेरा घर है। रिया कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस
चुपचाप आर्यन का हाथ थाम लिया। उस रात दोनों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। पूरा शहर उनके लिए अजनबी बन चुका था। बारिश शुरू हो गई। दोनों एक बंद दुकान के शटर के नीचे बैठ गए। रिया ने देखा कि आर्यन ठंड से कांप रहा है। वह धीरे से बोली, आपको ऐसी जिंदगी जीने की आदत नहीं है। आर्यन मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हारे साथ हूँ तो हर मुश्किल आसान है। दोनों ने वह रात बिना खाना खाए गुजारी, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे के सामने शिकायत नहीं की। अगली सुबह आर्यन काम की तलाश में निकल पड़ा। वह कई दफ्तरों में गया। सर, मुझे नौकरी चाहिए। हर जगह उससे डिग्री और अनुभव पूछा गया। कुछ लोगों ने तो उसे पहचान भी लिया। अरे, ये तो मल्होत्रा ग्रुप के मालिक का बेटा है। लगता है इसे घर से निकाल दिया गया है। लोग हंसने लगे। किसी ने नौकरी नहीं दी। थका हारा आर्यन शाम को वापस लौटा। रिया ने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली। वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। आर्यन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि कल अच्छा होगा? रिया ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। उसकी यह बात आर्यन के दिल में उतर गई। कुछ दिनों बाद दोनों को एक छोटी सी झुग्गी किराए पर मिल गई। कमरे में न पंखा था न बिस्तर, सिर्फ एक पुरानी चटाई और मिट्टी का चूल्हा था। लेकिन रिया ने उस छोटे से कमरे को भी प्यार से सजा दिया। वह बोली, देखिए, अब हमारा अपना घर है। आर्यन ने चारों ओर देखा। कमरा छोटा सा था, लेकिन उसमें सुकून था। उसने मुस्कुराकर कहा, ये महल से भी ज्यादा खूबसूरत है। अगले दिन रिया ने अपनी बची हुई थोड़ी सी रकम आर्यन के हाथ में रख दी। आर्यन चौंक गया। ये पैसे कहाँ से आए? रिया मुस्कुराई, मैं कई सालों से थोड़ा थोड़ा बचाती रही हूँ। सोचा था कभी मुश्किल समय आएगा तो काम आएंगे, लेकिन ये तो तुम्हारी जमा पूंजी है। रिया ने उसका हाथ बंद करते हुए कहा, अब ये हमारी पूंजी है। आर्यन की आंखें भर आई। उसे पहली बार समझ में आया कि सच्चा जीवन साथी वही होता है जो बुरे समय में भी उम्मीद बनकर उसके साथ खड़ा रहे। उसी शाम आर्यन ने फैसला किया, रिया, मैं नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। अब मैं अपना छोटा सा काम शुरू करूँगा। रिया ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। अगर हम हार गए तो? रिया मुस्कुराई, हम हारेंगे नहीं, उस हार से भी सीखेंगे। आर्यन ने उसी रात एक डायरी निकाली और अपने नए कारोबार की योजना बनानी शुरू कर दी। उसे नहीं पता था कि यही छोटा सा फैसला एक दिन उसकी किस्मत बदल देगा। दूर कहीं उसी शहर में बैठे उसके माता पिता को अब भी यकीन था कि उनका बेटा कुछ ही दिनों में हार कर वापस लौट आएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस इंसान के साथ रिया जैसी हिम्मत वाली पत्नी हो, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। दूसरे दिन सुबह के 5 बजे थे। आर्यन रात भर जाग कर अपनी डायरी में योजना बनाता रहा। उसके पास न बड़ा दफ्तर था, न कोई कर्मचारी और न ही लाखों रुपये, लेकिन उसके पास एक चीज थी, खुद पर भरोसा। रिया चाय का कप लेकर उसके पास आई। उसने कहा, आप रात भर सोए भी नहीं? आर्यन मुस्कुराया, अगर सपने बड़े हों तो कुछ रातें जाग कर बितानी पड़ती है रिया। रिया ने प्यार से कहा, तो आज से आपका सपना मेरा भी सपना है। दोनों ने भगवान का नाम लिया और अपने नए सफ़र की शुरुआत कर दी। रिया की बचाई हुई थोड़ी सी रकम से आर्यन ने कुछ जरूरी सामान खरीदा। उसने छोटे व्यापारियों के लिए सामान की सप्लाई का काम शुरू किया। पहले दिन वह पूरे शहर में घूमता रहा। हर दुकान पर जाकर कहता, एक बार मुझे काम देकर देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया। किसी ने कहा, तुम्हारी कंपनी का नाम ही नहीं सुना। किसी ने हंसते हुए कहा, बड़े बड़े लोग असफल हो जाते हैं तो तुम क्या कर लोगे? शाम तक उसके हाथ एक भी ऑर्डर नहीं लगा। थका हारा आर्यन घर लौटा। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। रिया समझ गई कि आज का दिन भी अच्छा नहीं गया। उसने बिना कुछ पूछे उसके सामने खाना रखा। आर्यन ने धीरे से कहा, लगता है मैं सचमुच हार जाऊंगा। रिया तुरंत बोली, नहीं नहीं, हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। आज सिर्फ एक दिन खराब गया है, पूरी जिंदगी नहीं। उसकी बातें सुनकर आर्यन के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। अगले दिन वह पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। सुबह से शाम तक
वह हर दुकान, हर गोदाम और हर व्यापारी से मिलता। आखिरकार एक बुजुर्ग दुकानदार ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक छोटा सा ऑर्डर देता हूँ। अगर तुमने ईमानदारी से काम किया तो आगे भी काम मिलेगा। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। उसने दिन रात मेहनत की, समय से पहले सामान पहुंचाया, हर काम पूरी ईमानदारी से किया। बुजुर्ग दुकानदार बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आजकल ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं बेटा। अब से मेरे सारे ऑर्डर तुम्हें ही मिलेंगे। कुछ ही दिनों में दूसरे व्यापारी भी आर्यन के काम की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसके पास नए ग्राहक आने लगे। छोटा सा कारोबार अब बढ़ने लगा था। एक शाम आर्यन घर लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने दरवाज़ा खोलते ही कहा, रिया, आज हमारी पहली बड़ी कमाई हुई है। रिया खुशी से उछल पड़ी। सच? आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसकी हथेली पर पैसे रख दिए। रिया ने उन पैसों को अपनी आंखों से लगाया और बोली, ये सिर्फ पैसे नहीं हैं आर्यन, ये हमारी मेहनत की पहली जीत है। उस रात दोनों ने वर्षों बाद पेट भर खाना खाया, लेकिन रिया ने फिर भी खाने का एक डिब्बा अलग रख दिया। आर्यन ने पूछा, ये किसके लिए? रिया मुस्कुराई। बाहर फुटपाथ पर रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा है, आज उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। आर्यन मुस्कुराने लगा। सफलता की पहली सीढ़ी पर चढ़ने के बाद भी रिया का दिल बिल्कुल नहीं बदला था। वह आज भी दूसरों का दर्द अपना समझती थी। उधर मल्होत्रा हाउस में विक्रम मल्होत्रा को किसी पुराने परिचित से पता चला कि आर्यन ने अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया है। वे हंसते हुए बोले, 2-4 दिन का जोश है, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा, फिर खुद चलकर वो मेरे पास ही आएगा। लेकिन उनकी पत्नी सविता जी चुप रही। न जाने क्यों उन्हें पहली बार अपने बेटे की बहुत याद आने लगी थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद उन्होंने गुस्से में बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उधर आर्यन को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वह अपनी मेहनत में लगा हुआ था और खुशियाँ धीरे धीरे उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। 6 महीने का संघर्ष 1 साल में बदल गया। जो कारोबार कभी एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था, आज उसी के बाहर ग्राहकों की लाइन लगने लगी थी। आर्यन की ईमानदारी और समय पर काम पूरा करने की आदत ने उसे शहर के भरोसेमंद व्यापारियों में शामिल कर दिया था। अब उसके साथ कई कर्मचारी काम करने लगे थे, लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी आर्यन बिल्कुल नहीं बदला। वह हर सुबह अपनी कंपनी जाने से पहले रिया से सलाह मशवरा करता और उसकी तारीफ में कहता, रिया, आज जो कुछ भी मैं हूँ वह तुम्हारी वजह से हूँ। रिया मुस्कुराकर जवाब देती, नहीं, ये आपकी मेहनत का फल है, मैंने तो सिर्फ आपका हौसला बढ़ाया है। एक दिन कंपनी के सभी कर्मचारियों को बोनस दिया गया। सभी बहुत खुश थे। उसी समय रिया वहाँ पहुँची। उसने देखा कि एक कर्मचारी उदास बैठा है। रिया उसके पास गई। क्या बात है? कर्मचारी बोला, मेरी बेटी की पढ़ाई छूटने वाली है, फीस भरने के लिए पैसे कम पड़ गए हैं। रिया ने बिना कुछ सोचे अकाउंट विभाग में गई और अपनी बचत से उसकी बेटी की पूरी फीस जमा करवा दी। जब कर्मचारी को यह पता चला तो उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, मैडम, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रिया मुस्कुराई। इसे एहसान मत कहिए। जिस दिन आपकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, उसी दिन मुझे सबसे बड़ा इनाम मिल जाएगा। यह बात आर्यन ने दूर से सुन ली। उसकी आंखों में गर्व था। वह मन ही मन बोला, मैंने सही जीवन साथी चुना है। आर्यन का कारोबार अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक दिन वह एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक से मिलने जा रहा था। अगर ये सौदा हो जाता तो उसकी कंपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती थी। लेकिन दूसरी ओर रिया हमेशा की तरह लोगों की मदद करने में लगी थी। उस दिन वह मंदिर के बाहर बैठे गरीब लोगों को खाना बांट रही थी। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़े एक काले रंग के बैग पर पड़ी। रिया ने बैग उठाया। आसपास खड़े लोगों ने कहा, खोलकर देखो, शायद पैसे हों। जब बैग खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें 50 लाख रुपये, कुछ जरूरी दस्तावेज और एक कंपनी की फाइल रखी थी। एक आदमी लालच में बोला, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, ये पैसे लेकर कहीं दूर चली जाओ, अब कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। रिया ने तुरंत बैग बंद कर दिया।
उसने दृढ़ आवाज में कहा, ये पैसे मेरे नहीं हैं। किसी की मेहनत की कमाई पर मेरा कोई हक नहीं है। लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। रिया ने बैग में रखे विजिटिंग कार्ड पर लिखा पता देखा और तुरंत वहां पहुंच गई। वहां एक बड़ी कंपनी का ऑफिस था। ऑफिस के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। एक बुजुर्ग उद्योगपति अपने कर्मचारियों पर नाराज हो रहे थे। अगर वो बैग नहीं मिला तो हमारी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तभी रिसेप्शनिस्ट ने आकर कहा, सर, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। रिया अंदर आई और बोली, क्या आपका कोई बैग खो गया है? बुजुर्ग उद्योगपति की आंखों में उम्मीद जाग उठी। हाँ बेटी, कहाँ है? रिया ने बैग उसके सामने रख दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी बैग खोला। सारे पैसे और दस्तावेज सुरक्षित थे। वे भावुक हो गए। कहा, बेटी, आज के समय में लोग 100 रुपये भी वापस नहीं करते और तुमने 50 लाख रुपये लौटा दिए। उन्होंने तुरंत एक चेक निकालकर कहा, ये 5 लाख रुपये इनाम के तौर पर रख लो। रिया मुस्कुराई। माफ़ कीजिएगा सर, ईमानदारी बिकती नहीं है। अगर मैं इनाम के लिए बैग लौटाती तो ये ईमानदारी नहीं सौदा होता। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। बुजुर्ग उद्योगपति की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, आज पहली बार मुझे लगा कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग जिंदा हैं। उसी समय आर्यन उसी कंपनी में मीटिंग के लिए पहुंचा। उसने देखा कि रिया वहां खड़ी है। वह हैरान रह गया। बुजुर्ग उद्योगपति मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम इन्हें जानते हो? आर्यन गर्व से बोला, सर, ये मेरी पत्नी है। उद्योगपति ने तुरंत आर्यन का हाथ पकड़ लिया। कहा, बेटा, जिस आदमी की पत्नी इतनी ईमानदार हो, वह आदमी कभी बेईमान हो ही नहीं सकता। मुझे तुम्हारी कंपनी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने वहीं बैठकर करोड़ों रुपये का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आर्यन की कंपनी को दे दिया। आर्यन की आंखें भर आई। ऑफिस से बाहर निकलते ही उसने रिया का हाथ पकड़ लिया। आज जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है उसकी वजह मेरी मेहनत नहीं, तुम्हारी ईमानदारी है। रिया मुस्कुराकर बोली, नहीं, भगवान कभी किसी अच्छाई को व्यर्थ नहीं जाने देते। दोनों आसमान की ओर देखने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर बैठा भगवान भी उनकी सच्चाई पर मुस्कुरा रहा हो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी खुशियों को देखकर कोई और जल रहा था, जो आर्यन का कारोबार बर्बाद करने की साजिश रच चुका था। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आर्यन की कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जहां सफलता होती है वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। शहर का एक बड़ा व्यापारी राघव सिंघानिया यह सब देख रहा था। पहले वही उस कंपनी के साथ काम करता था, लेकिन अब सारा कॉन्ट्रैक्ट आर्यन को मिल गया था। राघव गुस्से से बोला, एक सड़क पर रहने वाली लड़की की वजह से ये लड़का मुझसे आगे निकल गया। अब मैं इसे बर्बाद करके रहूंगा। उसने अपने आदमी से कहा, आर्यन की हर गतिविधि पर नजर रखो। मौका मिलते ही ऐसा वार करो कि वह दोबारा खड़ा न हो सके। 2 दिन बाद आर्यन अपनी कंपनी से घर लौट रहा था। उधर रिया मंदिर से लौट रही थी। अचानक सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, एक कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। रिया भी दौड़कर वहां पहुंची। जैसे ही उसने कार के अंदर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार के अंदर खून से लथपथ आर्यन पड़ा था। आर्यन! रिया की चीख पूरे रास्ते में गूंज उठी। लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। रिया ने मदद की गुहार लगाई, कृपया कोई एम्बुलेंस बुलाइए, मेरे पति को बचा लीजिए। कुछ लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में आर्यन को अस्पताल पहुंचाया गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर रिया भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। तभी डॉक्टर साहब बाहर आए। मरीज का बहुत खून बह चुका है, तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। रिया घबराकर बोली, डॉक्टर साहब, मेरा टेस्ट कीजिए। जांच हुई। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, आपका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव ही है। रिया बिना एक पल सोचे बोली, जितना खून चाहिए ले लीजिए, बस मेरे पति को बचा लीजिए। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से चले गए। रिया ने अपना रक्तदान किया। कमजोरी के बावजूद वह अस्पताल के बाहर बैठी भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरी सांसें भी ले लो, लेकिन मेरे पति, मेरे आर्यन को बचा लो। करीब 5 घंटे बाद डॉक्टर साहब आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बधाई हो, अब मरीज खतरे से बाहर है। रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह वहीं जमीन पर बैठकर भगवान का धन्यवाद करने लगी। जब आर्यन को होश आया
तो उसने सबसे पहले रिया को देखा। रिया की आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह पूरी रात जागती रही। आर्यन ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, अगर आपकी पत्नी समय पर रक्तदान नहीं करती तो आपको बचाना मुश्किल था। यह सुनते ही आर्यन की आंखें भर आई। उसने रिया का हाथ पकड़ लिया। तुमने एक बार फिर मेरी जिंदगी बचा ली। रिया मुस्कुराई। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ 7 फेरों का नहीं होता आर्यन। एक दूसरे के लिए जीने और जरूरत पड़े तो मरने का भी होता है। उसी समय अस्पताल के बाहर एक व्यक्ति यह सब चुपचाप देख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि आर्यन के पिता विक्रम मल्होत्रा थे। उन्हें आर्यन के एक्सीडेंट की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जिस लड़की को उन्होंने कभी अपने घर की बहू मानने से इनकार कर दिया था, वही लड़की आज अपने पति की जान बचाने के लिए अपना खून दे चुकी थी। विक्रम मल्होत्रा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने पहली बार दिल से स्वीकार किया, रिया गरीब नहीं बल्कि सबसे अमीर इंसान है। उसी पल उन्होंने फैसला कर लिया, अब वे किसी भी कीमत पर अपने बेटे और बहू से माफ़ी मांगेंगे ही। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले दिन जो होने वाला था वह पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अगली सुबह अस्पताल के कमरे में हल्की धूप आ रही थी। आर्यन की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। रिया उसके पास बैठी थी। उसने पूरी रात एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की थी। तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरवाजे पर विक्रम मल्होत्रा और सविता मल्होत्रा खड़े थे। उन्हें देखते ही आर्यन हैरान रह गया। पापा, आप? विक्रम मल्होत्रा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वे धीरे धीरे आर्यन के पास आए और कहा, बेटा हमें माफ कर दो। आर्यन कुछ बोल पाता उससे पहले ही विक्रम मल्होत्रा रिया की ओर मुड़े। उनकी आवाज़ कांप रही थी। बेटी, जिस दिन मैंने तुम्हें अपने घर से निकाला था उस दिन मैंने अपने घर की खुशियां भी बाहर निकाल दी थी। यह कहते ही उन्होंने हाथ जोड़ लिए। रिया घबरा गई। पापा जी, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन विक्रम मल्होत्रा बोले, नहीं बेटी, आज मुझे अपनी गलती का बोझ हल्का कर लेने दो। मैंने तुम्हें गरीब समझकर ठुकराया था, लेकिन तुमने अपने खून से मेरे बेटे की जान बचाकर साबित कर दिया कि इंसान की असली दौलत उसका दिल होता है। सविता भी रोते हुए रिया से गले लग गई। अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दो बेटी। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों के चरण छुए और बोली, माँ, पापा जी, अपने कभी माफ़ी नहीं मांगते। कमरे में मौजूद डॉक्टर, नर्स और दूसरे मरीज भी इस भावुक दृश्य को देखकर भावुक हो गए। कुछ दिनों बाद आर्यन पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट आया। लेकिन इस बार वह अपने छोटे से घर में नहीं बल्कि अपने माता पिता के साथ मल्होत्रा हाउस पहुंचा। पूरा बंगला फूलों से सजाया गया था। सैकड़ों मेहमान मौजूद थे। शहर के बड़े उद्योगपति, अधिकारी और पत्रकार भी वहां आए हुए थे। सभी सोच रहे थे कि आज मल्होत्रा परिवार इतनी बड़ी दावत क्यों दे रहा है। विक्रम मल्होत्रा मंच पर पहुंचे और माइक हाथ में लिया। उन्होंने कहा, आज मैं आप सबके सामने एक सच स्वीकार करना चाहता हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। विक्रम मल्होत्रा ने आगे कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया लेकिन इंसानों को पहचानना नहीं सीखा। मैंने अपनी बहू रिया को उसकी गरीबी देखकर ठुकरा दिया था। मुझे लगता था कि दौलत ही सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने रिया को मंच पर बुलाया। रिया घबराते हुए मंच पर पहुंची। विक्रम मल्होत्रा ने सबके सामने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज से ये सिर्फ मेरी बहू ही नहीं बल्कि मेरी बेटी है और मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला इसी लड़की से शादी करके किया था। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई लोगों की आंखें नम थी। उसी समय भीड़ में वही बूढ़ी महिला भी खड़ी थी जिसे कभी रिया ने अपनी पूरी कमाई से खाना खिलाया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, याद है मैंने क्या कहा था? भगवान तुम्हें इतनी खुशियाँ देगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। रिया दौड़कर उनके गले लग गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ महीनों बाद आर्यन और रिया ने मिलकर रिया फाउंडेशन की स्थापना की। वहाँ अनाथ बच्चों की पढ़ाई, गरीबों का इलाज और बेसहारा बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की गई। हर सुबह रिया खुद बच्चों को खाना खिलाती। वह कभी नहीं भूली कि उसने
कभी भूख और अकेलेपन का दर्द झेला था। एक दिन एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, माँ, अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाती तो मैं भी सड़क पर भीख मांग रही होती। रिया ने उसे गले से लगा लिया। आर्यन दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। वह मुस्कुराया और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसे करोड़ों की दौलत मिलने की खुशी कभी नहीं हुई थी जितनी खुशी उसे उस दिन हुई थी जब उसने देखा कि उसकी पत्नी अब सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। उस शाम पूरा परिवार आश्रम के आंगन में बैठा था। डूबते सूरज की किरणें सबके चेहरों पर पड़ रही थी। विक्रम मल्होत्रा ने धीरे से कहा, आज समझ में आया कि भगवान महलों में नहीं, ऐसे दयालु दिलों में रहते हैं। आर्यन ने रिया का हाथ थाम लिया। रिया मुस्कुराई और बोली, जिस लड़की के पास कभी अपना कहने वाला कोई नहीं था, आज उसके पास एक प्यार करने वाला पति, अपनाने वाला परिवार और सैकड़ों बच्चों की मुस्कान थी। यही उसके सबसे बड़ी दौलत थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पैसों या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, दया और कर्मों से होती है। अच्छा दिल रखने वाला इंसान देर से ही सही, लेकिन जीवन में सम्मान और सच्ची खुशी जरूर पाता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? रिया को ये सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए थी या नहीं? आर्यन की जगह अगर आप होते तो क्या रिया को वही सम्मान देते जो आर्यन ने दिया? और आर्यन और रिया को अपनाकर उसके मम्मी पापा ने सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों यह कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।